Hello everyone. I hope you all are doing well. Welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel then please subscribe my channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then hit the like button and don't forget my video to share with your friends. In today's video I will discuss about the CMP PKA signaling. So लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था GPCR का मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म डिस्कस किया था. इस वीडियो में मैं उसके फर्दर आगे का GPCR का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगी, CMP और PKA सिग्नलिंग. ओके, तो जीपीसीआर का कंप्लीट मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से डिस्कस कर दिया था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देन आप उसे देख सकते हैं. और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ओके, सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था एडिनाइलिल साइक्लेज, जो कि एक इफेक्टर प्रोटीन था, वहां तक डिस्कस किया था. तो अब हम उसके आगे करेंगे कि वो जो इफेक्टर प्रोटीन है उसका आगे क्या फंक्शन होता है, कि वो कैसे सीएमपी पीके सिग्नलिंग को आगे कंटिन्यू कराता है और किस तरह ये सिग्नलिंग होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. उससे पहले मैं ये जो कुछ मेजर जो जी प्रोटीन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. जी प्रोटीन में मैंने क्या बताया था कि जी प्रोटीन दो टाइप के होते हैं मेजरली. ठीक है, कौन कौन से. एक तो मोनोमरिक जी प्रोटीन और एक ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, राइट. तो यहाँ पे ये जो हमारा जी अल्फा प्रोटीन, जो ये जी प्रोटीन हमने लास्ट क्लास में जीपीसीआर वाला डिस्कस किया था, जीपीसीआर ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से बाइंड होता है. ठीक है, हेटेरोट्राइमेरिक. तो जो ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है ये भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं. अब उसमें ये टेबल है, इसमें से याद कर लेना कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ये जी प्रोटीन है, क्योंकि अब की बार भी सीएसआईआर के एग्जाम में ये आया था. जी प्रोटीन डिफरेंट दे रखे थे और उसमें से ऑप्शन में से पूछ रखा था कि कौन से टाइप का जी प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, डिफरेंट एग्जाम उसमें ऑप्शंस दे रखे थे जो ये डिफरेंट अल्फा क्लास है इनके. ओके, सो देखते हैं अभी कौन कौन से होते हैं हमारे पास. जी अल्फा एस, जो हम नॉर्मली एडिनाइलिल साइक्लेज, जो अभी मैं डिस्कस भी करूंगी और लास्ट क्लास में भी जो नॉर्मली मैंने बताया था वो वाला जी अल्फा क्लास का. इसमें इफेक्टर प्रोटीन होता है एडिनाइलिल साइक्लेज और इसमें सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, सीएमपी. और सीएमपी इंक्रीज होता है इसमें. ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल है इसमें कौन कौन से आते हैं. नेक्स्ट है जी अल्फा आई, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी. जी अल्फा आई, इसमें क्या होता है, जी अल्फा इसमें स्टिमुलेटरी था, आई इनहिबिटरी. तो यहाँ पे तो सीएमपी इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे जी अल्फा आई इनहिबिटरी है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें सीएमपी डिक्रीज होगा. ठीक है, इसमें एडिनाइलिल साइक्लेज इन्वॉल्व था. इसमें एडिनाइलिल साइक्लेज के प्लस चैनल, जो पोटाशियम चैनल है वो इंक्लूड होता है यहाँ पे. और जो इफेक्टर कौन से को एक्टिवेट सॉरी इफेक्टर प्रोटीन जो हमारा होता है नॉर्मली जी अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट करता है, बट जी अल्फा आई में जी बीटा गामा एक्टिवेट करता है इफेक्टर प्रोटीन को, ये के प्लस चैनल के केस में. ओके, इसको याद करने की नॉर्मली जरूरत नहीं है, कहीं यूज नहीं होता. जी अल्फा क्यू, ये है फोस्फोलाइपेज सी, इसकी मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करूंगी. इसमें ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है. IP3 और DAG ये इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, जी अल्फा ओ, इसमें भी सेम वही है, बस एग्जाम्पल रिसेप्टर के जो है वो अलग है. जी अल्फा टी, ये भी मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो हमारे रोडोप्सिन है, लाइट विजन वाला है टॉपिक, उसमें आता है. इसमें सीजीएमपी डिक्रीज हो जाता है और जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो कौन सा होता है, सीजीएमपी फोस्फोडाइएस्ट्रेज. ठीक है, रिसेप्टर कौन सा है, रोडोप्सिन, लाइट रिसेप्टर इन रोड सेल. इसको मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि इससे भी बहुत, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो इस टेबल को याद कर लेना. ये मैंने जो जीपीसीआर का मैकेनिज्म है ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था. ठीक है, तो अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर लेना और उसको वीडियो को ध्यान से देखना. ठीक है, इसमें लास्ट में मैंने बताया था जो जी अल्फा प्रोटीन है, सब यूनिट है जी प्रोटीन की, वो एक्टिव कर देगी हमारे इफेक्टर प्रोटीन को. तो अब हम
हम इससे आगे पढ़ते हैं कि अब हमारा इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगी। इफेक्टर एंजाइम जो था हमारा वो एक्टिव हो गया, और यहाँ पे कौन सा है हमारा इफेक्टर एंजाइम, एडिनाइलिल साइक्लेज। ओके, इसका अब ये क्या करेगा, ये CAMP की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये CAMP की सिंथेसिस करेगा जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है। ओके, एडिनाइलिल साइक्लेज CAMP की सिंथेसिस कराएगा। अब CAMP सेकेंडरी मैसेंजर है तो ये आगे मैसेज भेजेगा। ये क्या करेगा, ये एक प्रोटीन होता है हमारा प्रोटीन काइनेज A, PKA, उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये CAMP PKA को कैसे एक्टिवेट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं पीकेए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब पीकेए इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो वो टेट्रा सब यूनिट का बना होता है, चार सब यूनिट होती है इसमें। ठीक है, टेट्रामर होता है, 2 रेगुलेटरी यूनिट और 2 कैटालिटिक यूनिट। ओके, ठीक है, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसको एक्टिवेशन कैसे होगा, तो जो CAMP सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो गई, वो दो CAMP हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हो जाएगी। मतलब एक रेगुलेटरी सब यूनिट से 2 CAMP बाइंड होगी, तो हमारे पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट है तो टोटल 4 CAMP मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। अब एक मेन पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि जो ये CAMP मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं, इनकी बाइंडिंग कोऑपरेटिव मैनर में होती है। ठीक है, ये जो दो बाइंडिंग है ना, ये भी डिफरेंट बाइंडिंग साइट है। इनको ये मत सोचना कि एक जैसी ही बाइंडिंग है साइट है, नहीं, दीज टू आर डिफरेंट CAMP बाइंडिंग साइट ऑन ईच R सब यूनिट। तो ये कोऑपरेटिव मैनर में होता है ये CAMP की बाइंडिंग की। यहाँ पे जब एक CAMP बाइंडिंग हो जाएगी तो वो दूसरे बाइंडिंग को, दूसरे CAMP मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की एफिनिटी को बढ़ा देगी बाय डिक्रीजिंग द KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को कम करके एफिनिटी को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 CAMP बाइंड हो जाएगा। जैसे ही CAMP बाइंड होगा वैसे ही C जो सब यूनिट थी कैटालिटिक सब यूनिट, वो डिसोसिएट हो जाएगी रेगुलेटरी सब यूनिट से। जब ये कैटालिटिक सब यूनिट डिसोसिएट हो गई तो हमारा PKA एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब तक तो ये इनएक्टिव था, CAMP ने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब CAMP एक्टिवेट हो गया तो ये C सब यूनिट जो कैटालिटिक सब यूनिट थी, ये न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा कि जो PKA की कैटालिटिक सब यूनिट थी वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगी। ओके, और हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है क्रैब। इसको मैं नेक्स्ट में और अच्छे से समझाऊंगी, अभी इसको सिंप्लीफाई वे में देख लो कि जो क्रैब है वो इनएक्टिव फॉर्म में है और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब कैटालिटिक सब यूनिट इसका फॉस्फोरिलेशन करा देगी तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा। और हमारा जो फंक्शन था अल्टीमेटली जीन को ट्रांसक्राइब कराना, प्रोटीन बनाना, आगे फंक्शन को एक्टिवेट करना, वो हो गया। ठीक है, इस तरह से CAMP PKA की सिग्नलिंग चलती है। अब जो ये न्यूक्लियस वाला है, इस पंगे को मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ डिटेल में ये कैसे होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से। स्टार्टिंग से देखते हैं कि GPCR का रिसेप्टर था, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुआ आगे G प्रोटीन वाला जो सिग्नलिंग है वो चलेगा, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अब G अल्फा प्रोटीन एडिनाइलिल साइक्लेज जो हमारा इफेक्टर प्रोटीन है उसको एक्टिवेट कर देगा। अब एडिनाइलिल साइक्लेज CAMP की सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, CAMP दो CAMP मॉलिक्यूल हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हो जाएगी। तो PK सब यूनिट यहाँ पे इनएक्टिव थी, अब जैसे CAMP बाइंड हो गया तो कैटालिटिक सब यूनिट इससे डिसोसिएट हो जाएगी। अब कैटालिटिक सब यूनिट न्यूक्लियस में एंटर करेगी और क्रैब जो हमारा क्या है CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन
CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन कैटालिटिक सब यूनिट ने इसका फॉस्फोरिलेशन करा दिया एटीपी की हेल्प से। एटीपी ने एक अपना फॉस्फेट दे दिया और एडीपी रिलीज हो गया। तो कैटालिटिक सब यूनिट की हेल्प से इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉस्फोरिलेशन हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये एक क्री है जो कि क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है। ओके, सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस, मतलब यहीं पे रेगुलेटरी सब यूनिट बाइंड होती है सेम पर ही, और उसी पर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब इस बाइंडिंग साइट पर जो हमारा क्रैब प्रोटीन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो फॉस्फोरिलेटेड था, वो यहाँ के बाइंडिंग साइट पे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो दो सब यूनिट क्रैब, फॉस्फोरिलेटेड क्रैब की सब यूनिट यहाँ के बाइंड हो गई। और ये एक अनदर प्रोटीन है, फैक्टर है, प्रोटीन फैक्टर है, इसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट ये मीडिएटर की तरह हेल्प कर रहा है। देखो यहाँ पे मीडिएटर मतलब आरएनए पॉलीमरेज से भी बाइंड है और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके साथ भी बाइंड है। अब ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जैसे ही फॉस्फोरिलेटेड क्रैब इस फैक्टर पर, डीएनए सीक्वेंस एलिमेंट पर बाइंड हुआ और मीडिएटर ने आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, दोनों को बाइंड किया, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ये क्रैब था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसका एक्टिवेशन हो रहा है। ओके, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि यहां तक तो समझ आ गया होगा कि सीएमपी जो है, दो सीएमपी हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा, कैटालिटिक सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगी, न्यूक्लियस में एंटर करेगी, कैटालिटिक सब यूनिट क्रैब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉस्फोरिलेशन कराएगी एटीपी से। अब फॉस्फोरिलेटेड क्रैब दो सब यूनिट इस डीएनए एलिमेंट पर बाइंड कर जाएंगे। अब ये एक मीडिएटर प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दोनों से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अब हमारा आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इस तरह से ये पीके सीएमपी सिग्नलिंग चलती है और क्रैब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन कराती है। ओके, आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो वीडियो को फिर से देख लेना। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के। द सेकेंड मैसेंजर सीएमपी, जो अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी, दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय एडेनिलाइल साइक्लेज, ट्रांसड्यूसेस ए वाइड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स इन वेरियस सेल टाइप्स इन मैमेलियन सेल्स। ओके, कि एडेनिलाइल साइक्लेज सीएमपी को सिंथेसाइज करता है जो बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल्स को ट्रांसड्यूस करता है। Most of the diverse effects of CMP are mediated through activation of pKa, also called CMP dependent protein kinase. Which of the following statement regarding pKa is not correct? तो इसमें हमें बताना है pKa के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन गिवन 4 स्टेटमेंट में से। तो अभी मैंने pKa का स्ट्रक्चर अच्छे से समझाया है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व देखना और फर्दर आंसर चेक करना। ओके, so first statement is inactive pKa is tetramer, ठीक है, consisting of 2 regulatory subunits and 2 catalytic subunit. Yes, अभी बताया था मैंने कि pKa की 4 सबयूनिट होती है, टेट्रामर होता है, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक। ओके, एक्टिव फॉर्म में डिसोसिएट हो जाती है। Each R subunit binds the active site in catalytic domain and inhibits the activity of catalytic subunit. ठीक है, R सबयूनिट जो है वो अगर कैटालिटिक सबयूनिट से बाइंड होगी, कैटालिटिक सबयूनिट से बाइंड होगी एक्टिव साइट में और इनहिबिट कर देगी कैटालिटिक सबयूनिट की एक्टिविटी को। जब तक डिसोसिएट नहीं होगी कैटालिटिक डोमेन से रेगुलेटरी सबयूनिट, तब तक कैटालिटिक डोमेन की एक्टिविटी आगे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, वो इनहिबिट ही रहेगी। तो ये भी ठीक है। बाइंडिंग ऑफ सीएमपी टू आर सब यूनिट, सीएमपी की बाइंडिंग आर सब यूनिट से कन्फर्मेशनल चेंज करा देगी। ठीक है, रिजल्टिंग इन बाइंडिंग टू साइट अदर देन कैटालिटिक साइट
cause strengthening of binding to C subunit activating its kinase। इसमें बोल रहा है कि जब R सबयूनिट से CMP बाइंडिंग होगी तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। ओके, बट उसके जिससे क्या होगा कि बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट से जो दूसरी बाइंडिंग साइट है वो सी सब यूनिट से उसकी मतलब जो हमारी आर सब यूनिट जो थी वो जब सी सब यूनिट से बाइंड होगी तो वो उसकी कैटालिटिक सब यूनिट तो नहीं, लेकिन कैटालिटिक साइट तो नहीं सी सब यूनिट की, लेकिन कोई और साइट जो है वो स्ट्रेंथ और ताकत से बाइंड हो जाएगी आर सब यूनिट से। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब सीएमपी बाइंड हो जाता है तो सीएमपी तो सी सब यूनिट जो है हमारी कैटालिटिक सब यूनिट वो डिसोसिएट हो जाती है, ना कि इनकी बाइंडिंग में स्ट्रेंथनिंग आती है। ठीक है, तो ये गलत है कि स्ट्रेंथनिंग नहीं आती, डिसोसिएट हो जाती है। कोज नॉट कोजिंग स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग नहीं कोज करती है जब सीएमपी बाइंड कर जाता है आर सब यूनिट से। ओके, each R subunit has two distinct CMP binding site। अभी मैंने बताया था कि जो R subunit है उसके पास दो CMP binding site होती है और वो दोनों CMP binding site different होती है। And binding of CMP occurs in cooperative fashion। yes, ये मैंने अच्छे से explain किया कि कोऑपरेटिव फैशन में बाइंड करता है, एक सीएमपी बाइंड होके दूसरी बाइंडिंग साइट की एफिनिटी को इंक्रीज करा देती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जी प्रोटीन्स इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये मैंने टॉपिक एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था। ओके ओके, ये क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। इन सेल्स हैविंग जीपीसीआर इनहिबिशन ऑफ पीकेए बाय एसआईआरएनए टेक्नोलॉजी लेड टू diminished transcription of androgen binding protein and crab protein, addition of CMP which is a second messenger lead to। ओके, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। जीपीसीआर जो होता है उसमें पीकेए जो हमारी प्रोटीन है पीकेए उसका इनहिबिशन हो गया, मतलब पीकेए तो वर्क ही नहीं कर रहा, प्रोटीन काइनेज ए जो आगे फर्दर सिग्नलिंग करा रहा था। ठीक है, एसआईआरएनए टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उससे पीकेए का इनहिबिशन हो गया, मतलब इसका आरएनए कट हो गया उस एसआईआरएनए टेक्नोलॉजी से, और जिससे पीकेए का इनहिबिशन हो गया, मतलब इसका तो आरएनए ही नहीं है तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, मतलब पीकेए काम ही नहीं कर रहा। लेड टू डिमिनिश्ड ट्रांसक्रिप्शन, हाँ क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ऑफ एबीपी और क्रैब प्रोटीन, इससे एबीपी और क्रैब प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि पीकेए नहीं है तो फर्दर सिग्नलिंग प्रोसीड नहीं करेगा, तो आगे की जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होने थे वो भी नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आगे हमें कंडीशन दी है कि अगर हम सीएमपी को ऐड कर दे तो उससे क्या होगा। अब देखो, अगर सीएमपी क्या कराता है, सीएमपी इसको एक्टिवेट कर देता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको एक्टिव कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एसआईआरएनए टेक्नोलॉजी से हमने इसका इनहिबिट कर दिया कि इसका आरएनए फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसके आरएनए को कट कर दिया, चाहे प्रोटीन ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दिया या ट्रांसक्रिप्शन को। जब ये फॉर्म ही नहीं हुआ प्रोटीन तो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का तो काम ही नहीं आता कि इनएक्टिव फॉर्म में है या एक्टिव फॉर्म में है। जब ये है ही नहीं हमारे पास प्रेजेंट तो सीएमपी का क्या काम, तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे सीएमपी डालो चाहे कुछ और डाल लो। ठीक है, अब हम ऑप्शन को देखते हैं। इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एबीपी नहीं, जब हमारे पास प्रोटीन ही नहीं प्रेजेंट है तो उसमें कुछ और ऐड करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। इंक्रीज्ड फॉस्फोरिलेशन नहीं, नो चेंज इन ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यस ट्रांसक्रिप्शन में कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो है ही नहीं प्रेजेंट। इंक्रीज जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा सबयूनिट, नो। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन फर्दर वीडियो। ओके, so thank you so much guys for watching my video so calmly and patiently. If you are new to my channel then please subscribe my channel. Let's do biology. I hope you are liking my videos. If you like my videos then hit the like button and don't forget to share my videos with your friends so that they can also get benefit and crack the competitive exams.
Okay, thank you. We'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.